एक सुबह सूरज की सुनहरी किरणें एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ रही थी, जिसमें रामदीन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामदीन की उम्र 70 के पार थी और सीता भी 65 की हो चुकी थी। उनके 2 बेटे थे जो बड़े शहरों में अच्छी नौकरी करते थे। रामदीन ने अपनी पूरी जिंदगी खेती बाड़ी में बिता दी थी और जो कुछ भी था सब कुछ बेटों की पढ़ाई पर लगा दिया। उनका मानना था कि बेटे बड़े होकर उनका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। एक दिन रामदीन ने अपने बड़े बेटे रमेश को फ़ोन किया। बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं, शरीर अब काम नहीं कर पाता, क्या हम तुम्हारे पास शहर आ जाएं? रमेश ने थोड़ी देर सोचा और बोला, बाबूजी आप आ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जगह बहुत कम है, आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें आपकी सेवा करने के लिए समय नहीं मिलेगा। रामदीन का दिल टूट गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने छोटे बेटे सुरेश को फ़ोन किया। सुरेश ने भी वही जवाब दिया, पिताजी मैं भी शहर में हूँ, मेरे पास भी जगह की कमी है और मेरी पत्नी को भी पसंद नहीं है कि कोई और हमारे घर में रहे। रामदीन और सीता दोनों अकेले रह गए। उनके पास एक छोटा सा घर था और थोड़ी सी ज़मीन थी। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कैसे गुजारा होगा। सीता ने रामदीन से कहा, रामदीन हम घर में ही कुछ काम क्यों नहीं शुरू कर देते? मैंने बचपन में गांव में मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा था, क्यों ना मैं छोटे छोटे खिलौने और दिए बनाऊं और आप उन्हें गांव के बाजार में बेचें। रामदीन को यह विचार पसंद आया। उन्होंने सीता का समर्थन किया। सीता ने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया और रामदीन उन्हें बाजार में बेचने लगे। एक दिन जब रामदीन बाजार में दिए बेच रहे थे तो एक युवक जिसका नाम आदित्य था वहाँ से गुजर रहा था। उसने रामदीन को देखा और उनके पास चला गया। बाबूजी ये दिए कितने के हैं? बेटा ये दिए 10 रुपए के हैं, रामदीन ने कहा। आदित्य ने सारे दिए खरीद लिए। बाबूजी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, हम हर साल दिवाली पर अपने कर्मचारियों को उपहार देते हैं, क्या आप हमारे लिए 1000 दिए बना सकते हैं? रामदीन ने सोचा कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने हाँ कह दी। आदित्य ने उन्हें पैसे दिए और कहा, बाबूजी मुझे आपका पता बता दीजिए, मैं अपनी गाड़ी से दिए लेने आऊँगा। आदित्य ने रामदीन से उनके परिवार के बारे में पूछा। रामदीन ने जब कुछ बताया, आदित्य को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि रामदीन जैसे मेहनती और स्वाभिमानी इंसान को इस उम्र में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। आदित्य ने रामदीन की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से बात की और एक छोटा सा संगठन बनाया जिसका नाम था बुजुर्गों का सहारा। आदित्य ने रामदीन और सीता को अपने साथ रखा। उन्होंने उन्हें घर में रहने की जगह दी और उनकी देखभाल की। आदित्य ने रामदीन और सीता को अपने माता पिता जैसा प्यार दिया। उन्होंने उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। रामदीन और सीता ने भी आदित्य का बहुत ख्याल रखा। सीता ने आदित्य के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और रामदीन ने उसे कहानियाँ और जीवन के अनुभवों के बारे में बताया। कुछ समय बाद रामदीन और सीता के बेटे रमेश और सुरेश को अपने माता पिता के बारे में पता चला। वे दोनों आदित्य के घर आए और उनसे माफ़ी मांगी। आदित्य ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा, तुम्हारे माता पिता को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। अब उनका बुढ़ापा शांति से कट रहा है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। रमेश और सुरेश शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए।
आदित्य, रामदीन और सीता अब एक ही परिवार की तरह रहने लगे। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे। आदित्य, रामदीन और सीता का नया परिवार खुशी खुशी रह रहा था। रामदीन और सीता को अब किसी बात की चिंता नहीं थी। सीता ने अपने हाथ के बने मिट्टी के खिलौने और दिए बनाना जारी रखा और अब ये कला सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि उनका जुनून बन गई थी। आदित्य ने उनके लिए एक छोटी सी दुकान भी खोल दी जिसका नाम था वृद्ध आश्रम शिल्प। इस दुकान से होने वाली सारी कमाई रामदीन और सीता को दी जाती थी। रमेश और सुरेश अपनी दुनिया में लौट गए, पर उनके मन में कहीं न कहीं अपने माता पिता को अकेला छोड़ देने का बोझ था। उनकी पत्नियां भी इस बात को लेकर असहज महसूस करती थी। एक दिन रमेश की पत्नी ने कहा, यह सही नहीं है कि हम बाबूजी और अम्मा को इस तरह छोड़ दें। हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए। रमेश और सुरेश दोनों अपने अपने परिवारों के साथ आदित्य के घर गए। उन्होंने देखा कि रामदीन और सीता वहाँ बहुत खुश थे। सीता अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बना रही थी और रामदीन मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। रमेश और सुरेश ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और कहा, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की। हम आपको वापस अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रामदीन और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में उदासी थी। रामदीन ने कहा, बेटा अब हम यहाँ खुश हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आदित्य ने हमें वह प्यार और सम्मान दिया है जो हमें कभी नहीं मिला। रमेश और सुरेश शर्मिंदा हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। उन्होंने कहा, बाबूजी हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, पर हम अब आपकी देखभाल करना चाहते हैं। सीता ने कहा, बेटा हम जानते हैं कि तुम हमें प्यार करते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब हमारी ज़िंदगी में आदित्य है जिसने हमें सहारा दिया जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। रमेश और सुरेश का दिल टूट गया। वे चुपचाप अपने घर लौट गए। रामदीन और सीता अपने छोटे से परिवार में खुश थे जहाँ प्यार और सम्मान था। रमेश और सुरेश अपने घर लौट गए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अपने माता पिता को यूं खुशहाल देखना और यह जानना कि उनकी खुशी में उनका कोई योगदान नहीं था, उन्हें अंदर तक खाए जा रहा था। वह महसूस कर रहे थे कि उन्होंने न केवल अपने माता पिता को खोया है, बल्कि एक अनमोल रिश्ते को भी अपने हाथों से ख़त्म कर दिया है। एक दिन दोनों भाई अपने परिवार के साथ फिर से आदित्य के घर पहुँचे। इस बार वे माफ़ी मांगने नहीं बल्कि कुछ और करने आए थे। रमेश ने रामदीन और सीता के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, अम्मा, हम जानते हैं कि हमारी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। हमने आपको वह प्यार और सम्मान नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। हम अब आपको वापस ले जाने नहीं आए बल्कि यह कहने आए हैं कि हमने अपनी गलती से सबक लिया है। फिर सुरेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हम आपके इस काम में आपका साथ दें। हमें भी आपके साथ मिट्टी के दिए और खिलौने बनाने हैं। हम सीखना चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत से कैसे एक ज़िंदगी को संवारते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी आपके जीवन का हिस्सा बने, उसी तरह जैसे आदित्य हैं। रामदीन और सीता ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने अपने बेटों को गले लगा लिया। रमेश और सुरेश के परिवारों ने भी रामदीन और सीता के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। आदित्य यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यही तो मैं चाहता था।
रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता बल्कि भावनाओं और समझ का होता है। आज आप लोगों ने उस रिश्ते की डोर को फिर से मजबूत कर दिया है। उस दिन के बाद रमेश और सुरेश ने अपने काम से समय निकालकर माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने वृद्धा आश्रम शिल्प में हाथ बटाया। धीरे धीरे दोनों परिवार एक हो गए और उस छोटे से घर में एक बड़ा खुशहाल परिवार रहने लगा, जिसकी नींव प्यार और सम्मान और पश्चाताप पर टिकी थी। रामदीन और सीता का बुढ़ापा अब सिर्फ आशा से नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ से भर गया था। साल दर साल बीतते गए। रमेश और सुरेश ने अपनी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया और अपने माता पिता के साथ रहने के लिए अपने शहर वापस लौट आए। उन्होंने वृद्धाश्रम शिल्प को एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया। उन्होंने न केवल दिए और खिलौने बनाए बल्कि अन्य बुजुर्गों को भी अपने साथ जोड़ा जो अकेले थे। उन्होंने उन बुजुर्गों को भी कला सिखाना शुरू किया, जिससे उनका अकेलापन दूर हुआ और उन्हें आत्मसम्मान मिला। रामदीन और सीता के लिए यह एक सपने जैसा था। वे अपने बेटों और उनके परिवारों के साथ खुश थे। वे अब सिर्फ माता पिता नहीं थे बल्कि एक बड़े परिवार के मुखिया बन गए थे, जिसने समाज में एक बड़ा बदलाव लाया था। एक दिन जब वे सब एक साथ बैठे थे, रामदीन और रमेश और सुरेश से कहा, तुम लोगों ने हमारे बुढ़ापे को एक नई रोशनी दी है। तुम लोगों ने हमें सिर्फ वापस नहीं पाया बल्कि हमें एक उद्देश्य भी दिया। सुरेश ने जवाब दिया, बाबूजी, हमने यह सब आप लोगों से सीखा है। आपने हमें अपनी मेहनत और स्वाभिमान का महत्व सिखाया और आदित्य ने हमें सिखाया कि प्यार और करुणा से दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। आदित्य मुस्कुराया। उसने कहा, सही कहा, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, यह एक ऐसा बंधन है जो प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना से बनता है। रामदीन, सीता, रमेश, सुरेश और आदित्य अब एक दूसरे के लिए एक नई परिभाषा बन चुके थे। उनके जीवन में भले ही उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे सब एक साथ थे, एक मजबूत परिवार की तरह जो बुढ़ापे की भूख को प्रेम और सम्मान से भरा पेट बनाने के लिए एकजुट हो गए थे। वृद्धाश्रम शिल्प अब सिर्फ एक छोटा व्यवसाय ही नहीं रहा बल्कि एक ऐसा आंदोलन बन गया था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। रमेश और सुरेश ने अपनी मार्केटिंग और प्रबंधन की शिक्षा का उपयोग करते हुए इसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया। अब देश विदेश से लोग रामदीन और सीता जैसे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प खरीदने लगे थे। हर एक उत्पाद के साथ उस बुजुर्ग कारीगर की कहानी भी लिखी जाती थी, जिससे खरीदारों को उसके हुनर और जीवन के संघर्षों के बारे में पता चलता था। इस सफलता से मिली कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक वृद्धाश्रम कोष में जमा किया जाने लगा। इस कोष का उपयोग उन बुजुर्गों की चिकित्सा और अन्य ज़रूरतों के लिए किया जाता था जिनके पास कोई सहारा नहीं था। आदित्य, जो अब भी परिवार का एक अभिन्न अंग था, इस कोष का प्रबंधन करता था। उसका सपना था कि कोई भी बुजुर्ग कभी खुद को अकेला या असहाय महसूस न करे। एक दिन जब रामदीन और सीता अपने बगीचे में बैठे थे, रमेश और सुरेश ने उनके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। उनके बच्चों नैना और निहार ने दादा दादी के सम्मान में एक कविता सुनाई। इस कविता में उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके त्याग की कहानी थी। रामदीन और सीता की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी और गर्व के थे। सुरेश ने माइक उठाया और कहा, आज हम सब यहाँ यह बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि
आपने हमें न केवल जीवन दिया बल्कि इसे जीने का सही तरीका भी सिखाया। आपने हमें सिखाया कि जीवन के किसी भी मोड़ पर उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हर परिस्थिति में स्वाभिमान से जीना चाहिए। रमेश ने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, आज हमारा वृद्धाश्रम शिल्प केवल एक व्यवसाय नहीं है बल्कि आपकी विरासत है। यह उन सभी बुजुर्गों के लिए एक आशा की किरण है जिन्हें लगता है कि उनका जीवन समाप्त हो गया है। आपने हमें यह सिखाया है कि जीवन का दूसरा अध्याय भी उतना ही सुंदर और सार्थक हो सकता है जितना पहला। रामदीन और सीता ने अपने बेटों और पोते पोतियों को गले लगा लिया। वे अब समझ चुके थे कि सच्चा धन दौलत नहीं बल्कि परिवार का प्यार, सम्मान और एक दूसरे का साथ होता है। उनकी कहानी एक सीख बन चुकी थी कि यदि हम अपने बड़ों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में प्यार और सम्मान दें तो हम न केवल उनका जीवन बल्कि अपना जीवन भी सार्थक बना सकते हैं। वृद्धाश्रम शिल्प की सफलता और उसके पीछे की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इस पहल की सराहना होने लगी। विभिन्न एनजीओ और सरकारी संस्थाओं ने रमेश और सुरेश से संपर्क किया ताकि वे उनके मॉडल को अपनाकर देश के अलग अलग हिस्सों में लागू कर सके। रामदीन और सीता के घर पर अब हर दिन कोई न कोई मेहमान आता रहता था। कोई पत्रकार उनकी कहानी लिखने आता तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेने। एक दिन एक मशहूर लेखक उनके पास आए। उन्होंने रामदीन और सीता से उनके जीवन के सबसे मुश्किल और सबसे खुशी के पलों के बारे में पूछा। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे जीवन में सबसे मुश्किल पल वो था जब हमें लगा कि हमारे बच्चे हमें छोड़ चुके हैं और सबसे खुशी का पल तब आया जब हमें पता चला कि हमारे बच्चे और आदित्य ये सब मिलकर हमारी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सीता ने लेखक को अपने हाथ से बनी एक छोटी सी गुल्लक दी। यह सिर्फ मिट्टी की गुल्लक नहीं है, उन्होंने कहा, यह हमारे जीवन के सबक का प्रतीक है। इसमें हर वो पल कैद है जब हमने अपने बच्चों के लिए अपने सपनों को कुर्बान किया और इसमें यह भी कैद है कि प्यार और करुणा की कोई सीमा नहीं होती। लेखक ने अपनी किताब का नाम मिट्टी की गुल्लक रखा। यह किताब बेस्ट सेलर बन गई और रामदीन सीता की कहानी घर घर तक पहुंच गई। रामदीन और सीता ने अपने जीवन का आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताया। उनके पोते पोतियां उनके चारों ओर खेलते थे और उनके हाथ की बनी चीज़ें बेचकर खुशी महसूस करते थे। रमेश और सुरेश ने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर बनवाया जहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया जो वृद्धाश्रम शिल्प के सभी बुजुर्गों के लिए एक प्रार्थना स्थल बन गया। रामदीन और सीता की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने उनकी स्मृति में एक फाउंडेशन की स्थापना की जिसका नाम था रामदीन सीता फाउंडेशन। यह फाउंडेशन आज भी देश के लाखों बुजुर्गों को सहारा दे रहा है, उन्हें सम्मान और काम देकर उनके जीवन में नई आशा भर रहा है। रामदीन सीता फाउंडेशन की स्थापना के बाद रमेश और सुरेश ने अपने जीवन का लक्ष्य अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में लगा दिया। फाउंडेशन ने भारत के कई शहरों में सम्मान घर नामक केंद्र खोले। ये ऐसे स्थान थे जहां
बुजुर्ग न केवल रह सकते थे बल्कि वे अपनी कला और हुनर का उपयोग कर समाज के लिए योगदान भी दे सकते थे। इन केंद्रों में मिट्टी के काम के अलावा बुनाई, सिलाई, चित्रकला और संगीत जैसी कलाएं भी सिखाई और प्रोत्साहित की जाती थी। रामदीन और सीता के पोते पोतियां नैना और निहार भी अपने दादा दादी की विरासत को आगे बढ़ाने में जुट गए। वे अपनी छुट्टियों में इन केंद्रों पर जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताते, उनकी कहानियाँ सुनते और उनसे सीखते। नैना जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुकी थी, उसने सम्मान घर के उत्पादों के लिए एक आधुनिक और आकर्षक लोगों और पैकेजिंग डिज़ाइन की। निहार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फाउंडेशन के लिए एक मजबूत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिससे दुनिया भर के लोगों को इन कलाकृतियों को खरीदना और इनके पीछे की प्रेरणादायक कहानियों को जानना आसान हो गया। रामदीन सीता की कहानी और सम्मान घर की पहल ने भारत सरकार का ध्यान खींचा। सरकार ने इस मॉडल को एक राष्ट्रीय योजना के रूप में अपनाने का फैसला किया। बुजुर्गों का सम्मान नामक इस योजना के तहत देश के हर जिले में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाने लगे। रामदीन और सीता जो अब इस दुनिया में नहीं थे, अमर हो गए। उनकी कहानी एक ऐसे आंदोलन की नींव बनी जिसने समाज में बुजुर्गों के प्रति सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। रामदीन सीता फाउंडेशन की सफलता ने समाज को एक नई दिशा दी थी। बुजुर्गों का सम्मान योजना के तहत देश के हर गांव और शहर में सम्मान घर बनाने लगे। ये केवल आश्रम नहीं थे बल्कि ऐसे केंद्र थे जहां बुजुर्गों अपनी कला और हुनर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसी बीच रमेश और सुरेश के बेटे बेटियां नैना और निहाल भी बड़े हो गए थे। नैना एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बन गई थी और उनके सम्मान घरों को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वे बुजुर्गों के लिए पूरी तरह से सुगम और आरामदायक हों। उसने उनमें हरे भरे बगीचे, ध्यान के लिए शांत स्थान और कला कार्यशालाएं बनाई। निहाल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जहां बुजुर्ग अपनी कहानियों, कविताओं और जीवन के अनुभव को रिकॉर्ड कर सकते थे। यह डिजिटल लाइब्रेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य खजाना बन गई। एक दिन जब रामदीन और सीता की पुण्यतिथि थी, सम्मान घर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश भर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए। रमेश और सुरेश ने मंच पर आकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, आज हम अपने माता पिता के सम्मान में एक नई पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बुजुर्गों का सपना। इसके तहत हम हर साल कुछ बुजुर्गों के सपनों को पूरा करेंगे जो उन्होंने अपनी जवानी में त्याग दिए थे। पहली लाभार्थी एक 80 वर्षीय महिला थी जो अपनी जवानी में भारत नाट्यम नृत्यांगना बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाई थी। बुजुर्गों का सपना पहल के तहत उन्हें एक पेशेवर नृत्यांगना के लिए प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। तो दोस्तों, रामदीन के दोनों बेटों ने उनके साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।